गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ग्रुप नंबर 14 को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग का नंबर है ग्रुप नंबर 15 को पढ़ने का। ग्रुप नंबर 15, आपको पता है कि ग्रुप नंबर 15 को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, या फिर मेरे भाई इसी के एक नाम और भी आप भी पढ़ते होंगे, निकोजेंस है। तुमको ये निकोजेंस का मतलब शायद पता हो, शायद नहीं भी हो। निकोजेंस का मतलब होता है फर्टिलाइजर फॉर्मर्स। फर्टिलाइजर क्या है कि आपको पता है कि नाइट्रोजीनियस बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो फर्टिलाइजर फॉर्मर्स को हम लोग बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स जो बनाते हैं मेरे भाई, फर्टिलाइजर्स जिससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो सारे ग्रुप नंबर 15 पे आते हैं। यूरिया हो गया मेरे भाई, अमोनिया भी यूज किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर। तो इसीलिए ये ग्रुप को ही पूरा फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, इसमें देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हो सकता है आपको ये सारे ग्रुप्स के एलिमेंट याद नहीं होंगे, तो ऐसे भी बहुत लोग याद करते हैं। ट्रिक बता देते हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। सब बीके, मैच फिक्सिंग में सब इन्वॉल्व है मेरे भाई। तो ये सारे ग्रुप्स के यस सर। एलिमेंट्स हैं। मेरे भाई इन लोगों का जनरल अगर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे ये सारे ग्रुप्स के लिए, सारे ग्रुप्स के लिए, तो NH2 NP3 होता है। NH2 NP3 होता है। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। एटॉमिक रेडियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे। नहीं, ये आसान है तो पहला ऑर्डर लिखेंगे तो जरूर हम लोग, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत सिंपल है। डाउन द ग्रुप सीधा सीधा बढ़ा देना है मेरे। तो लिख लो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कोई कुछ नहीं चलेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी कोई इश्यू नहीं है मेरे। आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप सबको पता है कि आयोनाइजेशन, आईई का मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज करवाना, रिमूव करना। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूवल का अगर बात करें मेरे भाई, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन में लगेगा, फिर फास्फोरस पे, फिर आर्सेनिक में, फिर एंटीमनी में और फिर बिस्मथ पे। मेरे भाई यहाँ पे हम तुमको एक बात याद दिलाना चाहेंगे, सिंस यहाँ पे वो बात लिख तो नहीं रहे हैं, बट हम तुमको याद दिलाना चाहते हैं। मेरे भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक टर्म होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या एनर्जी रिलीज होगा, क्या एनर्जी रिलीज होगा। तो हम यहाँ पे पीछे, मेरे पास स्पेस खाली है इस नीचे पे, तो यहाँ पे हम तुमको थोड़ा सा वापस पीरियोडिक टेबल वाला रिवाइज कराना चाहते हैं, ताकि तुमको पता चल जाए। मेरे भाई इलेक्ट्रॉन इन गेन इंथैल्पी, ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन और डेल्टा एच का मतलब इंथैल्पी, ये याद दिलाना चाह रहे ग्रुप नंबर 15 का तुम्हें हम। ध्यान से सुनना मेरे भाई, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वैसे ना कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है, कोई भी गैसियस होना चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इन जनरल क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इन जनरल एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन नाइट्रोजन बेटा, नाइट्रोजन हो गया आपका। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे मेरे भाई ग्रुप नंबर 2 के जितने भी मेटल्स हैं और मेरे भाई नोबल गैसेस, इन लोग का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होता है। नोबल गैसेस कहीं पर लिख लेना, साइड पे इंपॉर्टेंट है, ऊपर नीचे नीचे दाएं बाएं जहां मिलेंगे, इन लोग का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ही पॉजिटिव होता है। ऐसे मेरे भाई किसी का पहला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा एनर्जी रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके खुश होता है, न्यूक्लियस हमेशा खुश होता है। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो ऑलवेज, चाहे कोई भी हो, उसका हमेशा पॉजिटिव होता है। ये याद दिला रहे, पीरियोडिक टेबल यहाँ का पार्ट नहीं था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसी के लिए भी पॉजिटिव होता है, लेकिन नाइट्रोजन हो यस गया, सर। ग्रुप 2 हो गया और नोबल गैसेस, इन लोग का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होता है। कोई पूछेगा क्यों, तो मेरे भाई नाइट्रोजन का 2p3 इलेक्ट्रॉनिक आप कॉन्फ़िगरेशन फील्ड हाफ सबसे है। फिल्ड है। यस, हाफ फिल्ड की वजह से। ग्रुप 2 का मेरे भाई ये H2 होने की वजह से, ठीक है। जैसे ग्रुप 2 का NH2 होगा जो कि फुलफिल्ड एस सबशेल है, फुलफिल्ड एस सबशेल है। और नोबल गैसेस तो तुमको पता ही है मेरे पास, सब कुछ फुल है।
मेरे भाई तुमको अगर फास्फोरस का सर, मेरे भाई फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव होता है, इन लोग में रिलीज होता है। यहाँ पे डाउट आ सकता है तुम्हें मेरे भाई कि सर इसमें भी तो हाफ फील्ड है, फिर क्यों? नहीं मेरे भाई, इन लोग में अवेलेबल हो जाता है डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं था, तो ये डी में अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं भेज पा रहा था, अगर भेजना होता तो पी में ही भेजते, तो वो लेस स्टेबल हो जाता। लेकिन फास्फोरस में, आर्सेनिक में, एंटीमनी, बिस्मथ में, ये सब में डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। और बेटा जब डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, ये पी में ना भर करके, np3 में ना भर करके अपने डी वाले में भर देता है, अपने डी वाले में भर देता है माय डियर स्टूडेंट। तो इन लोग का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव होता है। ये बात एकदम साइड में लिख लेना, क्या पता ये लाइन आ जाए एग्जाम में। हाँ मेरे भाई, एक बात और तुमको बता देते हैं, एक बात और सुनो, जैसे मान लो कि सेकंड पीरियड में तुम अरेंज कर रहे हो, सॉरी थर्ड पीरियड में तुम अरेंज कर रहे हो, जैसे कैसे अरेंज करना शुरू किया मेरे भाई, जैसे मान लो सेकंड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, फिर इधर मेरे पास सल्फर। तो मेरे भाई मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तुम स्टार्ट किया और अरेंज करना, तो मेरे भाई ये मैग्नीशियम को तो सबसे पीछे करना पड़ेगा, इन लोग का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होता है। हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड कहने का मतलब निगेटिव को हटा करके केवल देखते हैं, तो मैग्नीशियम का भाई, या फिर बोल दो निगेटिव से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान रखना, तो तुम अब मैग्नीशियम को तो हटा दो, तो सबसे लास्ट में लाइन में लगने वाला है। सोडियम से ज्यादा किसका टेंडेंसी होगा, एल्यूमिनियम का, कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ेगा, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, साइज घट रहा है थोड़ा थोड़ा। सिलिकॉन, मेरे भाई तुम कहोगे सिलिकॉन के बाद सर फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर। मेरे भाई ध्यान रखना, एक प्रीवियस ग्रुप से चेंज हो जाता है, यानी कि गेन करने में एनर्जी तो रिलीज होती है फास्फोरस में, फास्फोरस में भी एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन सिलिकॉन का रिलेटिवली ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये P2 कॉन्फ़िगरेशन था, H2 P2 आ गया था मेरे में, तो P2 से गेन करेगा तो P3 बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है। और ये हाफ फील्ड था मेरे भाई, फिर भी हाफ फील्ड था, डी में तो जा रहा है मेरे भाई, ड्यू टू डी ऑर्बिटल, लेकिन फिर भी मेरे भाई पी तो हाफ फील्ड था ना, तो लेस चांसेस रहता है, इसीलिए ये एक पीछे हो जाता है, ये सारे अपने एक ग्रुप से पीछे हो जाता है, इसे याद रखता मेरे भाई, ठीक है। नाइट्रोजन तो सबसे पीछे हो जाएगा मेरे भाई, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये सबसे पीछे हो जाएगा, मतलब उसका अगर अरेंजमेंट आ गया, लिथियम, सोडियम, सॉरी लिथियम के बगल में बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम के बगल में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से आ गया मेरे भाई, तो ये तो चलेगा मेरे भाई ऐसे, बेरिलियम तो पीछे होगा, बेरिलियम तो पीछे होगा मेरे भाई। अब आया नाइट्रोजन का बारी, तो नाइट्रोजन ज्यादा पीछे होगा कि बेरिलियम ज्यादा पीछे होगा, तो रिलेटिवली टेंडेंसी देखो नाइट्रोजन का गेन करने का ज्यादा था, तो बेरिलियम ज्यादा पीछे होगा, और उससे थोड़ा पहले नाइट्रोजन, यानी लिथियम सबसे पहले कम होगा बेरिलियम का, फिर नाइट्रोजन का। तुमको सर ये तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो आप तो बोल रहे हो दोनों पॉजिटिव है, क्या है सर? तो मेरे भाई इसमें एक टर्म और भी होता है, 5/2 RT होता है, जो कि हम थर्मोडायनामिक्स में आपको बताएंगे। तो मेरे भाई इस तरीके से डिफाइंड होता है, तो ध्यान रखना। वैसे अब कभी भी ग्रुप 2 और नाइट्रोजन फैमिली या नोबल गैस साथ में मिक्स नहीं करेगा, जब भी सवाल आएगा बेटा तो हमेशा कोई दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। हाँ, जितना बात बोले ये ध्यान रखना, ये पीरियोडिक टेबल का हम तुम्हें रिवाइज करा दिए, क्या कि यहाँ से सवाल आए तो तुम बना सको। हाँ, यहाँ पर का नहीं था मेरे। एटॉमिक रेडियस हो गया मेरे भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। देखो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम होता है मेरे भाई, मतलब नहीं आज तक आया है, और आने वाले दिनों में भी यही एक्सपेक्टेड है कि नहीं आएगा, क्योंकि उसका ऑर्डर बेटा रैंडम होता है। क्या होता है? रैंडम। बट फिर भी हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, इसलिए ब्लू पेन से लिख रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, देखो ये सब डेटा पर बेस्ड है, इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते हैं, और आता भी नहीं, इसीलिए IIT जेई पूछता भी नहीं है मेरे में।
ठीक है। देखो जनरली यहाँ से बेटा एक साइज तो बढ़ता है, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस का होता है तो बढ़ता है, लेकिन फिर मेरे भाई ये घट जाता है मेल्टिंग, फिर घट जाता है। तो ये एक रैंडम ऑर्डर है, इस पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है मेरे भाई। कहीं एक के लिए एक्सप्लेनेशन देंगे, दूसरा में फेल कर जाएगा, और एग्जाम में भी नहीं आता, तो अपने को टेंशन नहीं लेना है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ करके मत जाना, बस हम सिर्फ तुम्हें लिख दे रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब डेटा वाइज लिखा गया है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है मेरे भाई, ये इंक्रीज करता है, बस ये दोनों एक दूसरे से पलट जाता है बस। तो लिख लो, ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस कर ही लोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कर लोगे। यहाँ पे एक नया टर्म हम तुमको मिला है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला में। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हमेशा सेम होता है, ध्यान रखना। हाँ, तो ये सारी बातें हो गई मेरे भाई, जनरल जो बात करते हैं हम लोग हर ग्रुप्स पे, वो हो गया। अब हम बात करेंगे मेरे भाई एक एक करके नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, अब धीरे धीरे ग्रुप्स छोटे होंगे मेरे भाई, ग्रुप सब धीरे धीरे छोटा होगा। अगर कोई बड़ा ग्रुप्स बच गया है थोड़ा बहुत, तो यही सब बड़ा ग्रुप बच गया, तो तुरंत तुरंत निकल जाएगा मेरे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन में भी N2 के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग जैसे ना O2 को डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको डाई नाइट्रोजन कहते हैं, इसको हम लोग डाई नाइट्रोजन कहते हैं। N2 को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डाई नाइट्रोजन कहते हैं। N2 क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन कहते हैं। तो मेरे भाई, तुम कहीं N2 को देखे हो, तुम लोग बता सकते हो, N2 को कहीं देखे हो? दिखता तो मतलब है फील वैसे फील सर। फील फील किए ठीक हो? है। हाँ सर, वो कुरकुरे सब का पैकेट में रहता हाँ, उस पे भी रहता है नाइट्रोजन। अब मेरे भाई यहाँ पे हम लोग का जो एयर है ना, एयर में 78% N2 गैस होता है। इसका मतलब हम लोग जब ब्रीथ करते होंगे मेरे भाई, तो इस टाइम में भी हम लोग नाइट्रोजन गैस को ले रहे होंगे, तो उसका टेस्ट कैसा आता है, तो तुमको कोई टेस्ट पता ही नहीं चलता है, इसका मतलब टेस्टलेस है। हम पूछेंगे उसका नाइट्रोजन का कोई कलर दिखाई देता है, तो तुम कहोगे नहीं, कलर भी नहीं देखते, कहाँ कुरकुरे ये सब का पैकेट में भी कोई कलर नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब कलरलेस है। टेस्ट भी नहीं पता चलता है उससे, टेस्टलेस। और मेरे में ऐसा कोई सेंट भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है, यानी कि कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है। चलो, तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, ये कोई खास इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। N2 इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और मैं एक चीज और बता दें, यहाँ पे कहीं पे कहीं लिखा एंड नॉन टॉक्सिक भी लिखा रह सकता है। टॉक्सिक वैसे तो ऑक्सीजन भी टॉक्सिक नहीं है, CO2 भी टॉक्सिक नहीं है, नॉन टॉक्सिक गैस। N2 इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस होता है मेरे भाई। ठीक है, मतलब वो पॉइजनस नेचर नहीं रखता है। ठीक है, पहला बात समझ में आई है, बहुत जगह पे मिलता है मेरे भाई। N2 को तुम लोग खुद भी पूछे होगे कि N2 गैस ही कुरकुरे में क्यों डालते हैं। तो पता है, जो कुरकुरे ये सब रहता है ना, उसमें अगर छोड़ दिया जाए, कोई दूसरा चीज आ जाए ना, तो वो कुरकुरे से रिएक्ट कर जाएगा, वो जो चिप्स रहता है उससे रिएक्ट कर जाएगा। तो N2 को डाल करके उसका स्पेस को हटा देते, मतलब ऑक्यूपाई करवा देते किसी और से। मान लो कोई रूम खाली है, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही मेरे भाई, तो उस रूम में कुछ अच्छा चीज रख देंगे, तो सही से ऑक्यूपाई हो गया रूम। तो उसी तरीके से उसको N2 गैस डाल देते हैं, ताकि N2 गैस लेस रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पर से एक सवाल तुमसे पूछ सकता है कि N2 क्या है, ऑलमोस्ट इनर्ट क्यों होता है। तो हम लिखने जा रहे हैं मेरे भाई, N2 आप लोग पढ़ते होंगे ऑलमोस्ट इनर्ट गैस है। एक बात और हम तुमको याद दिलाना चाहेंगे मेरे भाई, अगर तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो, तो वहां पर हम लोग बात करते थे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर बात करते थे, दो टर्म में बात करते यस थे। सर। तो मेरे भाई ध्यान रखना, उसके यस जगह सर। पे N2 भी लिख करके आ सकता है। N2 भी ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाँ, सवाल ये है बेटा कि क्यों नहीं करता है, तो इसका दो रीजन है। एक तो मेरे भाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, जो कि वेरी स्ट्रॉन्गर हो गया, बहुत ज्यादा शॉर्टर बॉन्ड हो गया, तो वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से एक रीजन है मेरे भाई। दूसरा, एन एन के बीच में कोई भी
कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो नॉन पोलर, तो मतलब ये पोलराइज भी अपने आप नहीं होता है। बहुत सारे जैसे CO2 है मेरे भाई, तो CO2 में कार्बन पोलराइज रहता है, ऑक्सीजन पोलराइज रहता है, एक में पार्शियल माइनस रहता है, एक में पार्शियल प्लस रहता है। तो ड्यू टू, इसका रीजन क्यों है, तो कोई पूछेगा तो बता देना, ड्यू टू नॉन पोलर एंड हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख सकते हो मेरे भाई, एंड हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होता है 3 बॉन्ड होने की वजह से। 2p पाई बैक बॉन्डिंग नहीं, 2p पाई बॉन्ड है जो कि बहुत क्लोजर होता है मेरे भाई, बहुत स्ट्रॉन्गर पाई में तो 2 से स्टार्ट ही होता है, 2 सेकंड शेल से, तो मेरे भाई बहुत स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड हो जाता है यहाँ पे। सिग्मा से ज्यादा नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सिग्मा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया कि क्लोज आ जाता है, तो क्लोज आने से वो और स्ट्रॉन्गर बन गया है, ठीक है। तो ये 2 बातें समझ में आ गया मेरे भाई। N2 गैसेस तो इन जनरल पानी में सॉल्युबल बहुत लेस होते हैं, तो वही चीज होगा मेरे भाई, हैज वेरी लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये सब तो तुमको ऑलरेडी पता है मेरे भाई, सब कोई नया बात हम भी नहीं बता रहे, ये सब एग्जाम में तुम मत सोचना कि आएगा, ये सब हम लिखवा दे रहे ताकि अभी हमको कुछ हेल्प मिलेगा। N2 हैज वेरी हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अच्छा मेरे भाई एक बात और बता देते, ये N2 का बॉन्ड नॉर्मली नहीं टूटता है, जो हम लोग बाइक वाइक चलाते हैं ना मेरे भाई, तो उसमें कुछ टेम्परेचर जो रीच कर जाता है, अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस रीच करता है अंदर पे, तो उस टाइम में ना थोड़ा बहुत NO गैस निकलता है, मतलब नाइट्रोजन थोड़ा सा एक ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो पाता है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है। इसका बॉन्ड को अगर तोड़ना पड़े ना मेरे भाई, वैसे पहले तो ना मेरे भाई बोला जाता था कि N2 तो इनर्ट गैस ही है एकदम, ये रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन फिर कुछ साइंटिस्टों ने साबित किया था NO बना करके। अराउंड मेरे भाई नॉर्मली इसका बॉन्ड को तोड़ने के लिए 3000 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस में ये ब्रेक होता है, ठीक है। तो N2 हैज वेरी लेस सॉल्युबिलिटी, कर लो लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर मेरे में, ठीक है। आपको पूछेगा क्यों, तो ये नॉन पोलर है मेरे में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर में कैसे डिसॉल्व होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लॉजिक दे सकता है मेरे भाई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ अब बढ़ते हैं, अब हम लोग अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स का रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे मेरे भाई, वो सारा याद दिलाना चाहते हैं मेरे में। तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेरे में छोटा सा बात कर लेते हैं, एक तो प्रिपरेशन मेथड जान लो, N2 बनाने का प्रिपरेशन बताने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी प्योर N2 जो होता है ना, मतलब एकदम अच्छा वाला मेरे में, very pure N2 gas is obtained by heating of azides। मेरे भाई azides किसको कहते हैं ना, N3 माइनस इज अजाइड, ये अजाइड है मेरे, N3 माइनस को अजाइड कहते हैं। ये N3 माइनस का तुम बॉन्ड भी सोच सकते हो मेरे भाई, ऐसे N2 है और मेरे भाई यहाँ पर N के ऊपर में माइनस है, ठीक है। ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन इसका बॉन्ड गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया, N3 माइनस, तो यहाँ पे 2 माइनस होगा ना, हाँ 2 माइनस होगा, तो नेट बेटा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस है, नाइट्रोजन के पास में एक ही बॉन्ड है, तो ये N3 माइनस का स्ट्रक्चर है मेरे में। तो खुद सोचो कि तुमको बहुत ऑर्गेनिक में बहुत बार पढ़ाया है मेरे में कि N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो मेरे में पता है जब भी अजाइड होगा ना, तो उसको हीट करोगे तो ये वाला बॉन्ड बहुत आसान, ये ऑलरेडी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और तुम ऊपर से हीट कर दिए हो मेरे भाई, तो ये तो टूटना है। वैसे यहाँ पे रिलेटिवली N2 इतना आसानी से लीव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी है, इसीलिए हीट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो क्या लिखे, वेरी प्योर N2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अजाइड्स। उसमें भी आपको ये इंपॉर्टेंट है मेरे, थोड़ा ध्यान रखना इसको, वेरी प्योर मिलता है, क्या कि बहुत अच्छा वाला मेरे में, वैसे भी इनर्ट है तो किसके साथ में रिएक्शन करता है ये। तो मेरे इस पेज को हम हटा रहे हैं। अब देखो, जैसे किसी भी एजाइड को जनरली एनसीईआरटी बुक में सोडियम और बेरियम के बारे में बात किया गया है, ठीक है, तो हम लोग भी वही एग्जांपल्स को लिखेंगे। जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं बेरियम एजाइड वाला, बी ए
N3 होल ट्वाइस। तो अगर हीट करोगे ना बेटा, तो यहाँ पे हीट करने पर वो बॉन्ड टूट जाएगा, तो Ba प्लस N2 निकल जाता है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तुम बुद्धि लगाओगे तो तुम रिएक्शन लिख सकते हो। तो इस तरीके से हो जाता है मेरे में। बैलेंसिंग तो आप कर ही लेंगे। ये गैस होता है, इसलिए हम लोग ऊपर की तरफ एरो दिखा दें। आई होप ये लाइन्स तो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, ना हुआ होगा। अगला मेरे भाई इसका रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी एजाइड आ जाए, ऐसा नहीं कि बेरियम का लिखवाए तो बेरियम का ही आएगा, कोई भी एजाइड आ सकता है मेरे भाई। अब अगला इसके रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई हम लोग एस ब्लॉक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कोई बताएगा हमें कि एस ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं? हमें बताना लिथियम बनाता है कि नहीं बनाता है, यस या नो? यस सर, लिथियम Yes, बना sir. पाता है। सोडियम पोटेशियम बना पाता है? नो सर, नो हाँ। सर। तो अल्कली मेटल्स में केवल लिथियम बना पाता है, और अल्कलीन अर्थ मेटल में सारे बना लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो 5th नंबर लिख लेना मेरे भाई। एस ब्लॉक कितना पॉइंट्स हो गया? ये 4th नंबर पॉइंट कर लेना उसको, 4th, इसको 5th कर लेना मेरे में। 3 पॉइंट उधर लिखवाए थे, इसको 5th नंबर पॉइंट कर लेना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाँ यहाँ पे एक्सेप्ट हमें बताना पड़ेगा कौन कौन मेरे भाई। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मेरे भाई, ठीक है। ये सारा हो गया मेरे भाई। और इसके अलावा एस ब्लॉक के अलावा कुछ और एलिमेंट्स है जो नाइट्राइड बनाते हैं। हम अभी कुछ दिन पहले बोरॉन का बताए थे, थर्मोडायनेमिक्स, वुडसाइड याद आ गया होगा। बोरॉन हो गया मेरे भाई। और एल्यूमिनियम का भी नाइट्राइड होता है, फॉर्म्स। बोरॉन हो गया, इसके अलावा मतलब ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अलावा बोरॉन और एल्यूमिनियम मेरे भाई फॉर्म करता है नाइट्राइड्स, फॉर्म करता है नाइट्राइड्स। यानी N3 माइनस नाइट्राइड का होता है मेरे में N नाइट्रोजन N3 माइनस। ऑक्साइड कैसे होता है? विथ N2, विथ N2। अजाइड होता है N3 माइनस, और ये N3 माइनस होता बी है। ए सर, बोरॉन बोरोन लिखिए। और एल्युमिनियम उसके साथ रिएक्ट करता है ना, हाँ, बोरॉन और नाइट्राइड के साथ। हाँ, मतलब ये एस ब्लॉक के अलावा पी ब्लॉक के भी कुछ रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम मेरे भाई। तो मैग्नीशियम प्लस M2 क्या, N2 क्या बना देगा? Mg3N2, समझ गए होंगे। एल्यूमिनियम प्लस N2 क्या बनाएगा मेरे भाई? तो यहाँ एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देता है मेरे भाई। इसी तरीके से बोरॉन प्लस N2 अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे, Bn बना देता है मेरे भाई। Bn वुडसाइड, नॉर्बाइट्स, जिसको हम लोग बोराजोन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये सारा मेरे भाई आपको याद दिलाए थे। क्यूबिक बीएन, WBN, वुडसाइड को WBN कहते थे, है ना। क्यूबिक बीएन आया था, नॉर्बाइड आया था जिसे बोरॉन कार्बाइड कहते हैं, तो वहीं पे पढ़ाए थे तुम्हें। फिर एक हेक्सागोनल बीएन आया जिसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहा जाता है मेरे भाई। तो ये बात है। तो ये तो एकदम पॉइंट याद है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई। 4th नंबर 5th नंबर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला तुम्हें बात बताना चाहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, महा इंपॉर्टेंट, जो कि तुम नाम भी सुने होगे मेरे भाई। तुम्हें अगर याद आएगा तो अच्छा लगेगा मेरे भाई। हैबर्स प्रोसेस का नाम सुने हो क्या? इसका हमें ऐसा यस सर। लगता है कि बड़ा लोग सुनता है मेरे भाई। सब टिक लगा के रखना, ये सब तो टिक लगा के ही रखना। हैबर्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है, क्योंकि यहाँ पर से क्या सवाल आएगा वो बताने जा रहे हैं मेरे भाई। मेरे भाई यहाँ पर N2 और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाया जाता है। लेकिन पता है मेरे भाई, इसको इसको इतना आसान नहीं होता। इसको हाई टेम्परेचर में पहले हीट करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ ए कैट। जैसे यहाँ पे आयरन और मॉलिब्डेनम डालना पड़ता है, आयरन और मॉलिब्डेनम डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? आयरन और मॉलिब्डेनम। अभी याद करो, हैबर्स प्रोसेस में कौन सा कैट यूज होता है? आयरन। मॉलिब्डेनम इसमें प्रोमोटर Molybdenum. होता है। मॉलिब्डेनम क्या होता Yes. है? प्रोमोटर होता है। Promoter. टेम्परेचर लिख रहे हैं लेकिन याद नहीं करना है। टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 100-200 ATM चलता है मेरे भाई। 500, इसको याद नहीं करना है मेरे भाई। ये ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, इसको भी याद करना है।
तुमको लग रहा हो आप तो सर हीट दे रहे, मेरे भाई हीट देने के बाद उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। स्टार्टिंग में तो लगा हमें, लेकिन फिर निकल जाता है, क्योंकि अमोनिया के स्टेबल कंपाउंड, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी चीजें होने लग जाती है, तो बहुत स्टेबल होने लग जाता है। तो मेरे भाई ये एक्सोथर्मिक वाला बात को याद रखना, ये पूछा जाता है सवाल। क्या क्या पूछा जाएगा? तो पहला सवाल इसमें हैबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन यूज होता है, इसमें मॉलिबेडनम का क्या काम होता है, प्रोमोटर, प्रोमोटर स्पेलिंग स्पेलिंग मिला लेना मेरे में। आयरन कैट है, मॉलिबेडनम क्या है, आपका प्रोमोटर है। तुमको अगर प्रोमोटर क्या करता है, तो प्रोमोटर का काम होता है कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देना। जैसे तुम एग्जांपल समझो, मेरे में को ओल्ड मैन है, उसको रोड क्रॉस करना है, तो रोड क्रॉस करना उसके लिए मुश्किल होगा, तो अगर हम जाके क्रॉस करा दिए मेरे में, तो हम एज अ कैट काम किए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे कार में बैठा करके पास कराते मेरे भाई, तो वो प्रोमोटर हो जाता है। यानी कि कैट तो था ही, लेकिन एक साथ में उसको आसानी से आराम से पहुंचा दिए, तो दैट इज प्रोमोटर। यानी प्रोमोटर जो होता है एक्टिविटी ऑफ कैट बढ़ाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। हैबर्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट, अभी जो भी लिखेंगे मेरे पास सब इंपॉर्टेंट ही बात करने जा रहे हैं। तो ये 6th नंबर हुआ मेरे भाई, और 7th नंबर तो महा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जेई एडवांस पे आ चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेंस में आ जाए मेरे भाई। ये ऑलरेडी जेई एडवांस पे आ चुका है मेरे भाई, और इंपॉर्टेंट भी है। इसीलिए स्टार्टिंग के जो 2-3 पॉइंट्स है वो लेस इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा नहीं फोकस करना है अपने को, बस एक बार रीड कर लेना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे तो पढ़ के जाना मेरे। कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है मेरे भाई। इसको N2 से अगर रिएक्शन करा दे और हीट कर दे मेरे भाई, तो ध्यान रखना क्या बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई। ये N2 है और हीट, क्या है कि बेटा देखो हीट तो सब में करना पड़ेगा, क्या नाइट्रोजन रिएक्शन करता कहाँ है मेरे, नाइट्रोजन तो लेस रिएक्टिव है, तो इसीलिए तो हीट तो करना, और हीट तो कॉमन है मेरे भाई ये सब में। यहाँ पे ध्यान से सुनना, आराम से मेरी बातों को सुनना। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर बेटा कैल्शियम जो कार्बाइड था ना, ये CN2 के साथ में रिएक्शन करके CaCN2 बना देता है। बस तुमको ऐसा बोलना है कि एक तो कार्बन हटाइए सर, और यहाँ पे N2 जोड़िए, और एक जो कार्बन हटाए वो C। बाकी अब इसके अलावा सारी बातें आपको समझ में आई। ये वाला लाइन थोड़ा सा याद करना है कि कैल्शियम कार्बाइड N2 से रिएक्ट करके क्या बना देता है, CaCN2। ये दोनों का मिक्सचर को मिला करके मेरे भाई, अभी सब बताया जाएगा, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये दोनों का मिक्सचर को मिला करके नाइट्रोलिम कहते हैं। नाइट्रोलिम नाम है, इंडस्ट्रियल नेम है, जो कि एक फर्टिलाइजर की तरह काम होता है। ये सब कुछ भी आ जाएगा, तो यूज्ड एज फर्टिलाइजर। ध्यान से सुनते चलो मेरे भाई। यहाँ पे हम बोले याद रखना है तुम्हें एक बात, कैल्शियम और N2 जोड़ देना है, इसमें से एक कार्बन को हटा देना है। एक कार्बन को हटाओगे तो कहाँ जाएगा, बाहर। बस ऐसा लिख दिए, और इसका नाम है नाइट्रोलिम, जो कि यूज्ड होता है एज ए फर्टिलाइजर। अब यहाँ पर से क्या क्या सवाल आएगा, अब देखो मेरे भाई, ये छोटा इतना रिएक्शन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा आएगा सवाल, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर बेटा कैल्शियम 2+ है, इसका मतलब CN2 के ऊपर में टोटल 2- होगा, CN2 2- होगा मेरे भाई। ये CN2 को मेरे भाई साइनिमाइड कहते हैं, साइनामाइड नहीं, साइनिमाइड। क्या कहते हैं मेरे भाई, सायनिमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सायनिमाइड। मेरे भाई देखते चलना ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। मेरे CO2 का नाम सुने होंगे तुम लोग, मेरे भाई CO2 का नाम सुने होंगे, जस्ट मेरे भाई वैसा ही होता है, बस यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन में एक एक माइनस होता है मेरे भाई। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिडाइज है मेरे भाई। ये CO2 के जस्ट आइसो स्ट्रक्चरल है, तुमको दिख गया होगा स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, CO2 का भी और साइनिमाइड का भी। तो मेरे भाई इवन पता है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर माइनस लगा दिया, तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया। तो बेटा ये सब सवाल आएगा मेरे भाई। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया, किससे, CO2 से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विथ CO2, ठीक है। CO2 के साथ में बेटा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल, ये सारा सवाल आपसे पूछा जाएगा।
क्या क्या बोले मेरे भाई, ये वाला तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये वैलेंसी निकाल लिए, इसका नाम साइनिमाइड याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नाम से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। इसका ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो CO2 के जैसा होगा, सो इलेक्ट्रॉनिक दिखाई देगा तुम्हें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो निकाल लोगे गिन करके। तो ये हुआ। अब मेरे भाई जब इसको फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं, तो जैसे मेरे भाई ये सब कहाँ होता है मेरे भाई, फार्मिंग जो होता है वो लोग फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते होंगे। तो आपको पता है कि जब उन लोग फार्मिंग करते हैं तो पानी वानी भी डालना पड़ता होगा मेरे भाई, तो पानी अब डाला जाएगा। तो मेरे भाई जब ये फर्टिलाइजर है इसमें पानी डालेंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा। ध्यान से देखना, एक ही बार में भी हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी कराएंगे मेरे भाई। तो हम लोग ईच स्टेप दिखलाएंगे हाइड्रोलिसिस के। माय डियर स्टूडेंट, अब क्या होगा, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ फर्टिलाइजर, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोलिन, में कुछ भी आ सकता है, ये बड़ा पैसेज में कुछ में भी आ सकता है मेरे में। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोलिन, तो मेरे भाई ये नाइट्रोलिन का हाइड्रोलिसिस कराना है। तो मेरे भाई CaCN2, इसका स्ट्रक्चर तो तुम्हें नोन है बेटा, कैसा स्ट्रक्चर था अभी जस्ट बताए थे, N, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, और कैल्शियम 2+ है बेटा। और इसमें पानी डाले, अभी एक मॉलिक्यूल एक एक करके डालेंगे, कोई जरूरी नहीं है हम लोग एक साथ भी डाल सकते हैं। तो मेरे भाई कैल्शियम का क्या बन जाएगा, तो तुमको अगर सर कैल्शियम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दीजिए, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना दीजिए। और मेरे भाई इसका अभी पार्शियल हाइड्रोलिसिस किए, तो पहले तो H लग गया होगा, पानी जैसे डालो तो NH लग गया होगा मेरे, क्या लग गया होगा, NH। और फिर जब पानी डालेंगे तो कैसे बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। यहाँ पे ऑलरेडी एक H लग गया होगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो H, कार्बन में OH, इसी तरीके से HOH दोनों साइड में लगेगा। देखो क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे पहले ही एक H लगा चुके थे तो N, और दूसरा H लग गया तो NH2C। मेरे भाई एक ही कार्बन में 2 OH आ जाएगा तो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा NH2। मेरे भाई ये यूरिया है बेटा, यूरिया, इसीलिए हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस दिखलाए। हाँ अब बेटा अगर यूरिया को तुम और हाइड्रोलाइज करोगे, करना भी है अपने को, अभी करना है मेरे भाई, तो इसको फर्दर और हाइड्रोलिसिस कराएंगे मेरे भाई, पानी डालो, इसीलिए दिखलाना था हमें कि यूरिया बनता है, थोड़ा कम पानी अगर डाला जाता है ना मेरे भाई, यूरिया भी एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होता है, तो कम पानी डालते हैं तो यूरिया, ये सब भी ना प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है मेरे भाई। फिर पानी डालो तो कहाँ जाएगा, HOH, तो मेरे भाई तुम्हें मिलेगा CO2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मिल जाएगा। मेरे भाई क्या मिल जाएगा, CO2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। मेरे भाई ध्यान रखना, ये आंसर नहीं भी कभी लिखा रह सकता, तुम लोग का है मेरे भाई, ये एसिडिक नेचर का है और वो बेसिक नेचर का है मेरे भाई। ये एसिड और बेस रिएक्शन करके हो सकता है मेरे भाई आपको NH4 होल ट्वाइस CO3 लिखा हुआ दे दे, तो दोनों का मतलब सेम है बेटा, ये दोनों सेम ही चीज है, एसिड और बेस रिएक्ट कर सकता है, तुम सबको पता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर सकता है। आया बात समझ में, तो कभी कभी हो सकता है तुम्हें अमोनियम कार्बोनेट लिखा रह सकता है मेरे भाई। जो अमोनिया का जो स्मेल होता है वो पंजेंट स्मेल होता है, तो ध्यान रखना ये कैसा महकेगा, पंजेंट 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 स्मेल होता है। अमोनिया का स्मेल एक याद हो गया होगा तुम्हें, क्या होता है, पंजेंट स्मेल। एक बार जल्दी से रिकैपिचुलेट करा रहे इस बात को, जल्दी से सुनो मेरे भाई। कैल्शियम कार्बाइड लिए थे, उसको N2 से रिएक्शन करा देंगे तो सीधा क्या बना देता है, CN2+C। पूरा मिक्सचर को क्या कहते हैं, नाइट्रोलिम, ये एक फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है मेरे भाई। इसका तो समझ में आ गया होगा, कैल्शियम 2+ होगा, CN2 2- होगा, तो मेरे भाई दिख गया होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बस जैसे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिखा याद आना चाहिए मेरे भाई, ये किससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, CO2 से, इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, याद हो गया। अब इसका अगर हाइड्रोलिसिस, क्योंकि जब फार्मिंग में यूज होगा तो पानी भी डाला जाता है मेरे में, तो उस टाइम में क्या में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, चूना पानी में। और मेरे भाई यूरिया, यूरिया फर्दर अगर ज्यादा पानी डालोगे तो सीधा सीधा इस पे कन्वर्ट हो जाता है, और ये सब मिल करके प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसका कोई भी स्टेप आपको जेईई मेंस में उठा के पूछा जाएगा, पूरा कभी जेईई मेंस नहीं पूछ सकता है, कोई एक स्टेप या इसका हाइड्रोलिसिस या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल वाला बात पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई।
एक तो कहीं कहीं पे बिर्कलैंड आइडिया प्रोसेस लिखा रहेगा, हम नहीं लिख रहे, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे मेरे भाई जिन्होंने साबित किया था कि N2 रिएक्ट करके NO बनाता है। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, लिख लेते हैं मेरे भाई, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ज्यादा फोकस करिएगा। बिर्कलैंड आइडे प्रोसेस, मेरे भाई इन्होंने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूफ किया था, इसलिए पढ़ना चाहिए, रिस्पेक्ट भी देना चाहिए मेरे भाई, रिस्पेक्ट भी देना चाहिए कभी साइंटिस्टों को। N2+O2 इन्होंने बताया था कि NO बनाता है मेरे भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसलिए बार बार लिखो नाइट्रिक ऑक्साइड तो याद हो जाएगा, क्योंकि नाम भी आता है एग्जाम में। या कैसे हुआ था ना, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क भी लिख सकते हो मेरे भाई। वेल्डिंग में हम बताए थे स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है जिससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये जितना भी बात तुम्हें बताया जा रहा है ये सब तुमको अच्छे तरीके से समझ आ रहा हो। मेरे भाई एक बार जल्दी से बताओ, जो चीजें अभी तक बताई गई वो सब कुछ समझ आया, यस या नो? तो मेरे भाई ये था N2 के बारे में। यस। अब थोड़ा हम लोग अमोनिया के बारे में जानेंगे। एक सेकंड, हम थोड़ा लैपटॉप में चार्ज लगा देते हैं मेरे भाई। तो अब हम लोग अमोनिया के बारे में जानेंगे। तो जो जो पॉइंट्स को टिक लगाए हैं मेरे भाई, उस पॉइंट्स को तो पढ़ के जाना ही एकदम। चलो मेरे भाई, अब अमोनिया के बारे में बात कर लेते हैं। अमोनिया अगला नंबर है हमारा टॉपिक, नाइट्रोजन से रिलेटेड अमोनिया। इसका नाम तो सुना ही होगा मेरे भाई, अमोनिया। मेरे भाई ये बेसिक होता है, ये सब होता है मेरे भाई। पंजेंट स्मेल अभी बता दिए तुम्हें, अमोनिया कैसा महकता है मेरे भाई, पंजेंट स्मेल होता है इसका। तो ये सारा बात हम लोग करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले अमोनिया के बारे में वही सब पॉइंट्स लिख लेते हैं मेरे भाई। पहला नंबर पॉइंट इसके बारे में, अमोनिया जो होता है ये भी कलरलेस होता है मेरे भाई। क्या होता है? कलरलेस होता है। वैसे ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में, क्योंकि टेस्ट अमोनिया का टेस्ट में आ सकता है मेरे, तो इसको याद ही कर लेना, ध्यान रखना। कम से कम इतना याद रखना कि अमोनिया कलरलेस गैस होता है, ठीक है, विथ पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट ऑर्डर होता है, तो याद रखना एग्जाम में आएगा मेरे भाई, तो तुम्हें पंजेंट स्मेल बताना पड़ेगा। ठीक है, अमोनिया इज ए कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल मेरे भाई। दूसरा चीज मेरे भाई, ये अमोनिया एक वीक बेस है। अमोनिया तुम सबको पता है कि बेस होता है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, इज अ वीक बेस। ये एक वीक बेस होता है और ये एक रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना इस बात को।